ठीक है। हाँ जी, नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। लक्ष्मी आबाद ने एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है और यदि आप मेहनत करते हो तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं जाता। हाँ जी, इस सब्जेक्ट में आप विगत क्लास में पढ़ रहे थे चौहान वंश, जिसमें भी आप शावर या अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे, चौहान ऑफ अजमेर। और इसमें भी विगत क्लास में जो शासक पढ़ाए गए थे, आपको अजय राज पढ़ाया गया, अर्डोराज पढ़ाया गया। अर्डोराज की हत्या किसने की? जगदेव ने। अर्थात अर्डोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की। अल्प समय जगदेव ने भी शासन किया, जिसका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन उसके बाद जो शासक बना वो था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अकॉर्डिंग इसका शासनकाल 1158 से 1163 पढ़ा जाता है। ठीक भाई। विग्रहराज चतुर्थ, सामान्य जानकारी और इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिन पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ही सरल है। मैंने कहा था कि इस चौहान ऑफ अजमेर में दो शासक बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए, उनमें ये भी बिलोंग करता है, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक भाई, तो बहुत ही सरल है। अभी यहीं आप ध्यान से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखो, इसे बीसलदेव चौहान भी कहा गया, इसे बीसलदेव चौहान भी कहा गया। बीसलदेव चौहान भी कहा गया। ठीक भाई, एक तो सामान्य सी बात है, सब छोरे जानते हैं कि विशलदेव चौहान के नाम से किस शासक को जाना गया? ये विग्रहराज चतुर्थ को। या विग्रहराज चतुर्थ को अन्य किस नाम से जाना गया? ठीक भाई। नेक्स्ट, जयानक भट्ट ने इसे इसे बोले तो किसे? विशलदेव, इसे कवि बांधव की उपाधि प्रदान की। कवि बांधव या कटिबंधु बांधव की उपाधि प्रदान की या उपाधि दी। अर्थात आपके लिए जीके का क्वेश्चन बना कि भाई कवि बांधव किस शासक को कहा गया? विग्रहराज चतुर्थ। और ये कवि बांधव किसने कहा इन्हें? जयानक, समकालीन जो कवि थे। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें, इनका शासनकाल चौहान शासन का स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। ठीक भाई, स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट, इनके बारे में देखो, अभी 3 पॉइंट बताए मैंने और निश्चित रूप से तीनों पॉइंट प्रभावी हैं। विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में मुश्किल से 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं और कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन ही प्रभावी हैं एग्जाम की दृष्टि से। हम बात करें, इन्हें बीसलदेव चौहान भी कहा गया, इन्हें कवि बांधव या कटिबंधु भी कहा गया। नेक्स्ट बात करें तो इनका शासनकाल चौहान शासन का स्वर्णकाल कहलाता है। आपको पता होना चाहिए, एक ऐसे चौहान शासक हुए जिनका शासनकाल चौहान शासन का निर्माण काल भी कहलाता है। कौन हुए? अजय राज। बहुत नॉलेज है भाई, जीनियस बैच है। नेक्स्ट बात करें हम तो ध्यान से सुनना, किलहॉर्न ने कहा कि विग्रहराज चतुर्थ
चतुर्थ एक ऐसा हिंदू शासक था, एक ऐसा हिंदू शासक था जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था। महान साहित्यकारों से तुलना की गई है किसकी? विग्रहराज चतुर्थ की, क्योंकि यह स्वयं ही संस्कृत का बड़ा विद्वान था, तो की होड़ कर सकता था। ठीक भाई, कर सकता था। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली स्थित शिवालिक स्तंभ लेख में लिखा है कि विग्रहराज चतुर्थ हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक या विंध्याचल तक कर वसूल करता था। ठीक भाई, कहां से? हिमालय से विंध्याचल तक। सोचो आप, ये कितनी बड़ी बात है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस विग्रहराज चतुर्थ का शासन क्षेत्र कितना विस्तृत था, कितना बड़ा था। यहां भी ऑनलाइन हो रही है लक्ष्मी धाकड़, अभी ऑनलाइन बोल रही है लक्ष्मी धाकड़। अच्छा, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक भाई। आशा जी गुड आफ्टरनून, प्रियंका जी राधे राधे। अब ध्यान से सुने, यहां मैं कह रहा हूं इसकी कुछ बातें बताई जा रही हैं विग्रहराज चतुर्थ की। इसे बीसलदेव चौहान भी कहा गया, इसे कवि बांधव या कटिबंधु भी कहा गया। नेक्स्ट, इसका शासनकाल चौहान शासन का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बारे में मैंने बताया अभी कि किलहौर ने इसके संदर्भ में कहा कि एक ऐसा हिंदू शासक था जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था। नेक्स्ट, इसमें बताया शिवालिक स्तंभ लेख जो है उसमें लिखा है कि जो ये विग्रहराज चतुर्थ था इसका एक विस्तृत साम्राज्य था, बड़ा साम्राज्य था, जो कि आगे चल के विरासत में मिला था किसको? पृथ्वीराज तृतीय को। ठीक, और इसके बाद जो शासक आए थे, इसके बाद शासक बने थे अपार गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज तृतीय। इनको विरासत में एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इस स्तंभ लेख में लिखा हुआ है कि यह हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक कर वसूल करता था। सोचो आप, उत्तर दक्षिण, यानी कितने बड़े साम्राज्य का धनी था विग्रहराज चतुर्थ। इसीलिए इसका शासनकाल चौहान शासन का स्वर्णकाल कहलाता है। हाँ जी, दिल्ली पे भी था। अभी आपको पता चलेगा, मैंने तो केवल सामान्य से पॉइंट बताए हैं। अभी देखो ध्यान से सुने आप, इसी में नेक्स्ट ध्यान से सुनना। विग्रहराज चतुर्थ महान योद्धा, महान निर्माता, निर्माण कार्य भी इसने करवाए, और महान निर्माता, प्रसिद्ध विद्वान, वे विद्वानों का आश्रयदाता था। विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में कई विद्वान रहते थे जिनका उल्लेख मैं आने वाले समय में करूंगा। ठीक भाई, अब देखो इसके मैंने कई पहलू बताए। एक पहलू बताया इसका कि भाई ये योद्धा था, दूसरा बताया ये निर्माता था, तीसरा पहलू बताया कि ये विद्वान था, और चौथा पहलू बताया विद्वानों का आश्रयदाता था। इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आपने देखो किसी सामान्य जानकारी प्राप्त की जो आपको याद है
इसके अलावा हम इन पहलुओं पर चर्चा करें तो देखो प्रत्येक पहलू पर हम चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं महान योद्धा के रूप में। महान योद्धा के रूप में, महान योद्धा के रूप में इसका क्या कार्य रहा, ठीक भाई, उस पे वर्क करते हैं। तो ध्यान से सुनना, महान योद्धा के रूप में इसका फर्स्ट, इसने तोमर शासकों को पराजित कर, तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? दिल्ली पर, दिल्ली पर अधिकार किया। ठीक भाई, ये योद्धा के रूप में एक कार्य है भाई, दिल्ली के शासक को हराना और तोमर शासक को हराना और दिल्ली पर अधिकार करना एक योद्धा के रूप में ही। ठीक भाई, तो एक तो योद्धा के रूप में इसका एक कार्य ये दिखता है जो आप हर किताब में पढ़ते हो कि भाई इसने दिल्ली के शासक को पराजित कर, तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार। नेक्स्ट, इसने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित कर, देखो गजनी जो कि मध्य एशिया की बड़ी रियासत थी, उस गजनी के शासक उस समय थे अमीर खुसरो शाह या अमीर खुसरव शाह। इस व्यक्ति ने, अमीर खुसरव शाह ने, इस व्यक्ति ने, ये जो आपको दिख रहा है अमीर खुसरो शाह, इसने कई हिंदू शासकों को पराजित कर उनके शासन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इस व्यक्ति ने, किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित कर हिंदू राजाओं को गजनी शासन से मुक्ति दिलाई, गजनी शासन से मुक्ति दिलाई। देखो योद्धा के रूप में ये इसके सराहनीय काम है। देखें, दो कार्य मैंने बताए, एक तो इसने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली चौहानों के अधीन हो गई। नेक्स्ट बात करें तो दूसरी बात, इसने गजनी के राजा को हराया, जिस गजनी के राजा ने कई हिंदू शासकों के शासन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उन हिंदू राजाओं को इस गजनी शासक से मुक्ति किसने दिलाई? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक भाई, हाँ देखो मैं बता दूं आपको, पहली बात तो ये है, ठीक है, क्लियर है, इसी ने पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विरासत में मिला उनको तो साम्राज्य। ठीक भाई, ये चीज क्लियर करना। और देखो मैं एक चीज और कह चुका हूं, कुछ क्वेश्चन जैसे कि हम टारगेट एएसआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वगैरह को लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप हम क्वेश्चनों का यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन कुछ और भी अलग हटके होता है, उसका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के आधार पर विश्लेषण करके यहाँ बता भी दूंगा। ठीक, और आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप नोट करो और नोट करके लाएं, और उसके अलावा उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस वगैरह सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक भाई, निश्चित रूप से तुरंत हल मिलेगा आपको, मैं यही कराऊंगा। अभी ध्यान से सुने, इसने योद्धा के रूप में दो कार्य, तोमर शासकों को पराजित कर, दूसरा कार्य गजनी शासक को पराजित किया। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, बहुत ही सरल है, अगर हम ध्यान से एकाग्रता के साथ सुने। अरे थानदार जी ध्यान दो। अरे ये तो ऐसे ही तुम जानते हो, बहुत टाइम इसके, ये तो जीनियस है। नेक्स्ट, महान निर्माता के रूप में, निर्माता के रूप में। देखो दूसरा पहलू है ये, हम प्रत्येक पहलू पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं जो इससे रिलेटेड है, जो हमारी जानकारी के अंतर्गत है। महान योद्धा के रूप में यदि हम देखें तो देखो ध्यान से सुनना, इसने बीसलपुर बांध बनवाया। कहाँ है बीसलपुर बांध? टोंक, बहुत नॉलेज। और बीसलपुर कस्बा बसाया, बीसलपुर कस्बा बसाया किसने? बीसलदेव चौहान ने।
ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें निर्माता के रूप में, तो इसने अजमेर में सरस्वती, अजमेर में, ध्यान से सुनना, अजमेर में सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण नाम से संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। हाँ जी, ये वही है जिसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा अभी आपसे। देखो, मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछता हूं, बहुत ही सरल क्वेश्चन, दुनिया के सबसे सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं। अच्छा, लक्ष्मी धाकड़ जी ने कमेंट किया है कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो। ठीक, धन्यवाद जी। ध्यान से सुने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमारे भारत की प्रथम ज्ञात मस्जिद कौन सी बताई जाती है? हाँ, भारत की प्रथम ज्ञात मस्जिद। हाँ भाई, अरे ये आंसर होता तो मैं एक बार में ही कह देता कि बहुत अच्छा। ये बात तो सत्य है कि सरस्वती कंठाभरण जो पाठशाला है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो निश्चित रूप से मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी अपनी सत्ता कैसे देके गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही संस्कृत पाठशाला को तोड़वाया था और इसको तोड़वाकर कन्वर्ट किया था किसमें? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद में। ठीक, मस्जिद, अरे ये आंसर मैंने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुना। 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद में कन्वर्ट किया था किसे? इस संस्कृत पाठशाला को। ये तो मैं बता रहा हूं जी। आपके लिए क्वेश्चन क्या छोड़ा था? आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि भारत की प्रथम ज्ञात मस्जिद कौन सी बताई जाती है? कोई बात नहीं है, मुझे आप पता है आप लोग सही आंसर ही देंगे मुझे, पर ये दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे और सरल कर देता हूं मैं। राजस्थान की प्रथम ज्ञात मस्जिद का नाम बताइए। मारो फेंको तुम तो खूब। वाकई की कुछ आंसर अगर सटीक होता आपका तो मैं अभी क्लिक कर देता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। राजस्थान की प्रथम ज्ञात मस्जिद है 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक, राजस्थान की प्रथम ज्ञात मस्जिद कौन सा है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये मस्जिद है वर्तमान में। ठीक भाई, इसे 16 खम्भों का महल भी कहते हैं। ये मस्जिद है वर्तमान में। पहले ही देखिए हो, पहले ये हो खूब बता रहे कि जाने तोड़वाई, जानती होगी जाता हो। ठीक है, और ये मस्जिद बनवा दी। तो ये पता हो जब तो आंसर दे पाई तुम भाई, जब तो तुमने आंसर करेक्ट दियो जो हम गदगद है। अच्छा, एक दूसरी बात, भारत की प्रथम ज्ञात मस्जिद बताई जाती है कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में स्थित है, और वो भी किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके संदर्भ में तो चर्चा की जाएगी, क्योंकि किसको कन्वर्ट किया था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में, ये बड़ा रहस्य है और निश्चित रूप से आपको नेक्स्ट क्लास में, या हो सकता है इस क्लास के लास्ट में आपको बता दिया जाए। ठीक, तो उसके लिए सब्र करो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत रोचक है। अभी ध्यान से सुने। हाँ, नहीं वो तो बताया जाएगा ना, अभी थोड़ा सस्पेंस भी रहने दो। अच्छा, 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम ज्ञात मस्जिद है, ये ध्यान रखना। ये राजस्थान की प्रथम ज्ञात मस्जिद है जिसको तुड़वाया, बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको तुड़वाकर? और सरस्वती कंठाभरण पाठशाला जो संस्कृत पाठशाला थी किसने बनवाई? विग्रहराज चतुर्थ ने, विशल देव चौहान ने। देखो यहां प्रतिवर्ष, अच्छा मुझे ये बताएं, इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है?
बहुत अच्छी नॉलेज। हाँ जी, ज्यादा अच्छी नॉलेज। और बताएं, इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा अरे छोरा ये मोबाइल हमारे पास भी आती है, साइलेंट मोड पे यहाँ रखे हुआ है, तेरी कसम हकीकत में, और ऐसे ही पड़े हो रही है। बताओ जी। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां प्रति वर्ष पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। ठीक, इसीलिए लोग आते हैं, 2.5 दिन ठहरते हैं, चले जाते हैं, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता। ये तो फेकोलॉजी है कि 2.5 दिन में बने हो, भूतन ने बनवाया और भिन्न बनवाया। ठीक, ये तो हम जैसे मास्टरों ने इस क्रिएट किया है। आप जैसे स्टूडेंट ने पूछ लिया साहब 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है, हम जैसे व्यक्ति ने अपने प्रभाव के लिए और जानते ना होने के बावजूद भी कह दिया कि 2.5 दिन आप बने हो, तो ये वो चल निकला है। बाकी का ये है पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता। देखो आपने 2 पहलू पढ़े, महान योद्धा के रूप में आपने पढ़ा, तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया, गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पीटा कूटा भगा दिया। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें हम तो इस निर्माता के रूप में, तो इसने भाई बिशलपुर कस्बा बसाया, बिशलपुर बांध बनवाया, सरस्वती कंठावरण पाठशाला बनवाई, जिसको तोड़वा दिया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मस्जिद बनवा दी। और वहां कौन कोर्स लग रहा है, बस इतना सा पढ़ना होता है जी। अभी ध्यान से सुनो, नेक्स्ट विद्वान के रूप में